अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली जो है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेशन शेप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4, 6 इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो काफ़ी बच्चों एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, इस लिहाज से कि मल्टीपल चॉइस भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो कुछ चीज़ें बच्चों आपके लिए मैंने लिख दी हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। सबसे पहले हमारे पास इसमें देखें शेप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4, 6। आपको पता है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बच्चों हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी सेंट्रल मेटल के साथ जो नंबर ऑफ लीगेंड्स होते हैं, जैसे इसके साथ देखो 2 आ रहे हैं, इधर भी 2 आ रहे हैं, और इस तरीके से यहाँ अगर देखा जाए तो 4 आ रहे हैं। तो ये इस तरह के हमारे पास उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से लेकर 9 तक के कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बेटा इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हमारे पास हैं 2, 4, 6 वाले। इनकी शेप के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हैव लीनियर शेप। वो कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा उनकी शेप लीनियर होगी। और वो दो कॉम्प्लेक्सेस बच्चों आप याद कर सकते हैं, जैसे CuCN होल ट्वाइस और AgNH3 होल ट्वाइस प्लस ऊपर आ रहा है चार्ज। तो इनमें जो सेंट्रल मेटल है ये वाला जो है इसको हम M से डिनोट कर रहे हैं। M स्टैंड फॉर सेंट्रल मेटल। और ये जो हमारे पास साइड पे जो एटम लगे हुए हैं, ये जो मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, इनको हम लीगेंड कहते हैं, L से डिनोट कर रहे हैं। तो बच्चों इनकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी होगी कि इसमें लीगेंड के दरमियान दो लीगेंड के दरमियान जो एंगल होगा वो 180 होगा। इस शेप को हम लीनियर शेप कहेंगे। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर जो इनका 4 होता है उनकी जो ज्योमेट्रिकल शेप होती हैं बेटा वो हमारे पास जो है वो दो होती हैं। ये एक स्क्वायर प्लेनर होती है और एक टेट्राहेड्रल होती है। ये डिपेंड कर रहा होता है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल के ऊपर। अगर उसका सेंट्रल मेटल sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो उसकी शेप टेट्राहेड्रल होगी। अगर उसका सेंट्रल मेटल जो है उसमें जो मेटल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगी तो फिर उसकी शेप जो होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी। इसी तरीके से मैंने लिखा कि कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हैव टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर शेप डिपेंडिंग अपॉन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल। जैसे इन केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनती है सेंट्रल मेटल की तो फिर शेप हमारे पास टेट्राहेड्रल होगी। जैसे इसमें देखें तो जिंक की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। हमारे पास बच्चों फर्स्ट ईयर में मैंने पूरा हाइब्रिडाइजेशन पे 4 वीडियोस बनाई हुई हैं। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन कंफ्यूज करती है तो वो 4 वीडियोस भी देख सकते हैं। तो हमारे पास ये जो हमारे पास है sp3 हाइब्रिडाइज है जिंक, तो इसलिए देखो इसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है, सेंट्रल मेटल है और साथ 4 लीगेंड जो है वो टेट्राहेड्रल तरीके से अरेंज हैं कि इनमें एंगल मैक्सिमम बन रहा है 109.28 डिग्री। और अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है dsp2, अगर सेंट्रल मेटल है उसकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो शेप उसकी स्क्वायर प्लेनर होगी। और जिसमें फॉर एग्जांपल PdCl4-2 है तो इसमें देखिए सेंट्रल मेटल को मैंने M से डिनोट कर दिया और ये यहाँ पे L का मतलब है लीगेंड लगा दिए और इसमें एंगल जो है वो 90 बन रहा है। ये हमारे पास डिपेंड कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन पे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बच्चों, उनके कॉम्प्लेक्सेस की जो शेप है जो हमारी बुक में लिखी गई है वो है ऑक्टाहेड्रल, जिसका एक और नाम टेट्रागोनल बायपैरामाइडल भी बच्चा फर्स्ट ईयर में पढ़ता है। ऑक्टाहेड्रल का एक और नाम टेट्रागोनल बायपैरामाइडल, नोट कर सकते हैं आप बच्चों। और बच्चों इसके अलावा इसके अंदर हेक्सागोनल शेप भी हो सकती है और इसमें ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक शेप भी हो सकती है जो कि हमारी बुक में मेंशन नहीं की गई। तो इस तरीके से इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे जो हमारी बुक में शेप मेंशन है वो टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल का मतलब ये हुआ बच्चों इसके जो कोने हैं वो 8 हैं, 8 साइड्स हैं। इस तरह की शेप है, इसके ऊपर ऐसे करके 4 त्रिकोण बनी हुई हैं, ऐसे ही 4 नीचे करके पोर्शन बने हुए हैं जिसको मैं यहाँ ड्रा करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं आपके सामने इस शेप को ड्रा करने की कोशिश करूँ ऑक्टाहेड्रल। तो बच्चों कुछ ऐसे मैं बेंजीन की तरह का कोई स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये बना दिया। अब इसके अंदर बच्चों मैंने अरेंजमेंट बनानी है तो मैं यहां से डॉटेड लाइन से इसको ऐसे बना देता हूं और इन डॉटेड लाइन को मैं इधर से इससे जोड़ देता हूं। आप स्केल को यूज़ करते हुए और अच्छी शेप बना सकते हैं। ये ऐसे करके बनाने की टेक्निक आप सीख सकते हैं। ये बना दी। अब इसी तरीके से बच्चों इन दो के दरमियान जो है इन दोनों को आपस में मैच कर देता हूं। अब फिर इसको मैं इस इधर मैच कर देता हूं।
और यहाँ से इसको मैं इधर मैच कर देता हूँ। अब सेंट्रल में मैं मेटल लगा देता हूँ बच्चों, जैसे यहाँ पे मैंने सेंटर में सेंट्रल मेटल लगा दिया और इसको मैंने यहाँ से भी इस जोड़ दी है, इधर भी जोड़ दी है और यहाँ से भी इसको अटैच कर दी है और इधर भी मैंने इसको अटैच कर दिया है। तो ये आपके पास जो शेप है इसको शायद ड्रा करना तो मुश्किल है, लेकिन बच्चों ऐसे करके आप समझ लें। और इसकी एक साइड ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है, दूसरी साइड भी आ रही है, तीसरी साइड भी आ रही है, चौथी साइड भी, और एक तकोन ऐसे ही है। जैसे आपने कभी तकोन देखी हो तो बच्चों उसको अगर एक तकोन को ऊपर करके लगा दें, दूसरी तकोन को उसी के नीचे ऑपोजिट डाउन लगा दें, तो उसकी ऊपर वाले की भी 4 साइड हैं, दूसरे वाले की भी 4 साइड हैं। तो इस शेप को हम नाम देते हैं बच्चों, ये हमारे पास शेप है ऑक्टाहेड्रल, जिसका एक और नाम भी मैंने बताया आपको, टेट्रागोनल बाइपैरामाइडल। यहाँ पे इसमें लीगेंड लगे होते हैं, ये जो हमारे पास हैं इन जगहों पे इसमें लीगेंड मौजूद हैं। अब हमारे पास बच्चों ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक भी शेप हो सकती है, वो भी मैं ड्रा कर देता हूँ। ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक शेप कुछ इस तरह की है कि अगर मैं इसको हम ऐसे बना लें, ये मेरे पास है एक मैंने बॉक्स सा बना दिया है। ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक शेप मैंने ड्रा करनी है बच्चों, मैं कोशिश करता हूँ कि ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक शेप ड्रा हो जाए। ये इधर बना दी है, ये इसको मैंने इधर ड्रा कर दी है और यहाँ से इनको मैं मिला देता हूँ। तो ये मेरे पास ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक शेप हो गई। यहाँ पे आप समझ लो इसमें मुख्तलिफ जगहों पे लीगेंड्स जो है वो 6 लगे हुए हैं, सेंट्रल मेटल के साथ अटैच है। तो ये इसको हम ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक शेप कहते हैं, ये आपके सामने। और हेक्सागोनल शेप भी बच्चों इनकी हो सकती है। अगर हेक्सागोनल देखा जाए तो हम इस तरह की इसकी शेप बना सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी मुख्तलिफ शेप जो हैं वो मैंने आपके सामने ड्रा कर दी। तो ये कम्प्लेक्सेस थे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4, 6 जो था उनकी शेप क्या होती है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको याद कर सकते हैं, इसको नोट करें ताकि हम बच्चों कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को स्टार्ट करें। चलें बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो चीज़ हमने सीखनी है आज के लेक्चर के अंदर, हमारे पास है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास। मतलब बच्चों इसमें कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में मैं बच्चों से अक्सर कहता हूँ कि इसमें सिर्फ 5 चीज़ें आपने तैयार करनी है। जैसे 3 पॉइंट आपको बुक में नज़र आ रहे हैं फेडरल बोर्ड में कि अगर किसी कम्प्लेक्स के ऊपर लाइट पड़े और वो सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ले, वो मुझे कैसा नज़र आएगा? ब्लैक। अगर कोई कम्प्लेक्स है वो सारी की सारी लाइट ट्रांसमिट कर देता है तो वो मुझे वाइट नज़र आएगा। और अगर कोई कम्प्लेक्स कुछ लाइट एब्जॉर्ब करता है, कुछ अमिट करता है, जो कलर अमिट करेगा वो मुझे नज़र आएगा। ये तो 3 पॉइंट हो गए। फिर इसमें डी स्प्लिटिंग तैयार करनी है कि वो क्या होती है, फिर डी ट्रांजिशन तैयार करनी है कि वो क्या होती है, और इसके नीचे अगर एक टेबल बना हुआ है वो याद कर लें तो ये आपको मल्टीपल चॉइस में भी काफ़ी हेल्प दे सकता है। तो हम अपने पास शुरू करते हैं जी, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक हो गया। अब बच्चों इसमें 3 पॉइंट हम याद करते हैं। वो कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर, वो कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी आप वो कॉम्प्लेक्सेस जो कि होल लाइट एब्जॉर्ब कर लें तो वो हमें कैसे नज़र आते हैं? ब्लैक। वो कॉम्प्लेक्सेस जो कि सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेंगे वो मुझे ब्लैक नज़र आएंगे। वो कॉम्प्लेक्सेस जो कि सारी की सारी लाइट ट्रांसमिट कर देंगे यानी वापस भेज देंगे, वो मुझे कैसे नज़र आएंगे? वाइट। जब भी उनके ऊपर सनलाइट या वाइट लाइट पड़ेगी। और इसी तरीके से कोई कम्प्लेक्स कुछ लाइट एब्जॉर्ब करता है, कुछ अमिट करता है, तो वो मुझे कैसा नज़र आएगा? कलर्ड नज़र आएगा। वो मुझे कलर्ड नज़र आएगा। और वो कलर्ड कौन सा होगा? जो लाइट ट्रांसमिट कर रहा है वो नज़र आएगा। तो इसलिए आपने अपनी बुक में से एक लाइन नोट करनी है। कम्प्लेक्स हम लिख सकते हैं कि इफ़ कम्प्लेक्स एब्जॉर्ब होल लाइट इट अपीयर ब्लैक, इफ़ कम्प्लेक्स अमिट या ट्रांसमिट होल लाइट इट अपीयर वाइट, इफ़ कम्प्लेक्स एब्जॉर्ब सम लाइट इट अपीयर्ड कलर्ड। इस तरह की बातें हम इसमें बच्चों लिख सकते हैं। और फिर इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये 3 पॉइंट के बाद बच्चे को एक और चीज़ याद करनी है कि आपको पता है कि जब सेंट्रल मेटल लीगेंड के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है तो बच्चों सेंट्रल मेटल और लीगेंड में जब बॉन्ड बनता है तो बेसिकली जो डी ऑर्बिटल होता है, जो पार्शली फिल्ड होता है,
वो अपने आप को दो एनर्जी लेवल में डिवाइड करता है। ठीक है, दो एनर्जी लेवल में डिवाइड करता है। जैसे डी है तो बच्चों हमें पता है कि डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी एक्स जेड होता है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है और डी जेड स्क्वायर होता है। ये हमारे पास है। जब हम इसके ऊपर जैसे ही ये लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाने जाता है बच्चों, ये दो एनर्जी लेवल में अपने आप को डिवाइड कर लेता है। एक हमारे पास लो एनर्जी लेवल होता है जिसके अंदर ये तीन आ जाते हैं, ये पहले वाले, जिसमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड आ जाते हैं, और एक ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। ये एनर्जी लेवल मैंने बना दिया बच्चों, ये एनर्जी लेवल मैंने बना दिए। तो दो एनर्जी लेवल में डिवाइड हो गए। इनको जो लो एनर्जी लेवल हैं इनको हम T2G कहते हैं, और जो हाई एनर्जी लेवल हैं इनको हम EG कहते हैं। ये हाई एनर्जी लेवल हैं। और ये कौन से होते हैं? ये दो होते हैं जी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये कौन सा होता है? डी जेड स्क्वायर। अब हमारे पास ये वाले जो बाकी हैं, ये तीन बच्चों हमारे पास, ये डी एक्स वाई होता है, ये डी वाई जेड होता है, ये डी एक्स जेड होता है, ये जेड एक्स होता है, जो मर्जी इसे लिखना चाहें, ये होते हैं जी। तो ये लो एनर्जी लेवल, दिस इज कॉल्ड डी डी सप्लिटिंग, दिस इज कॉल्ड डी डी सप्लिटिंग। तो इस प्रोसेस का नाम डी डी सप्लिटिंग होता है जी, दिस इज कॉल्ड डी डी सप्लिटिंग। एक बच्चे ने ये चीज़ तैयार करनी है कि डी डी सप्लिटिंग क्या है, कि हम कह सकते हैं कि व्हेन ट्रांजिशन मेटल बॉन्डेड विद लिगेंड इट इज सप्लिटेड इनटू टू एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल जिनको आप क्या कहते हो T2G, एंड हाई एनर्जी लेवल जिसको आप क्या कहते हो EG। दिस सप्लिटिंग इज कॉल्ड, सप्लिटिंग का मतलब है ब्रेकिंग, दो एनर्जी लेवल में ब्रेक हो जाना, दिस इज कॉल्ड डी डी ट्रांजिशन, डी डी सप्लिटिंग। अब बच्चों हमारे पास फिर नेक्स्ट इसमें हमें एक देखना है कि डी डी ट्रांजिशन क्या होती है जी। डी डी ट्रांजिशन, ये भी बच्चे ने डेफिनेशन तैयार करनी होती है डी डी ट्रांजिशन की। बच्चों डी डी ट्रांजिशन की डेफिनेशन ये होती है कि जब हमारे पास कोई भी लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड मौजूद हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे तो लोअर ऑर्बिट से जंप करके हायर में जाएंगे। ठीक है, ये जब लोअर से जंप करके हायर में जाते हैं तो बच्चों ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन कुछ लाइट बाकी बच जाती है क्योंकि उसके ऊपर लाइट पड़ रही है। तो जो लाइट उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली वो तो उन्होंने कंज्यूम कर ली लोअर ऑर्बिट से जाने के लिए, यानी लो एनर्जी लेवल से जाने के लिए हाई एनर्जी लेवल में। लेकिन कुछ लाइट जो बच जाती है बच्चों, जो बाकी बच जाती है वो ट्रांसमिट हो जाती है, वो वापस हो जाती है, जो वापस कलर आता है वो हमें नज़र आता है। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो मैं अगर आपसे कहता हूँ डी डी ट्रांजिशन क्या है, आप कहते हैं जो जितने भी ट्रांजिशन कंपाउंड हैं वो कलर्ड इसलिए नज़र आते हैं कि जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाते हैं, और वो जो हमारे पास रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो तो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन जो रेडिएशन बाकी बच जाती हैं वो वापस रिफ्लेक्ट होती हैं। इसीलिए हम उस प्रोसेस को डी डी ट्रांजिशन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डी से जाकर डी में ही जा रहा है, लेकिन जो लाइट अमिट हो रही है, जो वापस वेवलेंथ अमिट हो रही है, वो कलर्ड हमें नज़र आता है। जैसे बच्चों इसमें कुछ चीज़ें मैं बच्चों से कहता हूँ इस टेबल में याद कर लें। जैसे Fe+2 है, ये किस कलर का साल्ट है? ये लाइट ग्रीन होता है, जिसको हमारी बुक ग्रीन लिख रही होती है, ये लाइट ग्रीन कलर होता है। Fe+3 है, इसका कलर क्या है? ये लाइट येलो होता है, जिसको हमारी बुक येलो लिख रही होती है। इसी तरीके से बच्चों निकल है, ये डार्क ग्रीन कलर का होता है Ni+2, लेकिन ये हमारी बुक ने ग्रीन ही लिखा हुआ है तो हम भी इसको ग्रीन लिख रहे होते हैं। हमारे पास कोबाल्ट है, CO+2 की फॉर्म में है, ओ इसमें बच्चों कोबाल्ट में छोटा बनाना होता है, ये हमारे पास है। तो ये आपके पास, आपको पता है कोबाल्ट जो है वो पिंक कलर का है। ये मुख्तलिफ हमारे पास मुख्तलिफ इनके कलर हैं। अच्छा, कॉपर है +2 की फॉर्म में, तो इसका कलर जो होता है वो हमारे पास ब्लू होता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर ब्लू मुझे इसलिए नज़र आता है कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये बाकी सारी लाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ये सिर्फ ब्लू कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता, तो वो ट्रांसमिट होता है और इसलिए मुझे ये ब्लू नज़र आता है। तो ये हमारे पास बच्चों आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।